हम पढ़ेंगे द टेम्पेस्ट का एक्ट 1 सीन 2। अगर आपने द टेम्पेस्ट का सीन 1 नहीं देखा तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, सीन 1 में हमने देखा था कि बहुत तेज तूफान आया था पानी में और सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो प्रोस्पेरो की बेटी मिरांडा उस तूफान को देख रही होती है। मिरांडा अपने फादर प्रोस्पेरो के पास में आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर ये तूफान आपके जादू से आया है तो फिर आप इस तूफान को रोक दें। मिरांडा कहती है कि जहाज में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी तूफान की वजह से, और उन लोगों की तकलीफ देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। काफी अच्छे लोग थे उस जहाज में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब उन सभी में से कोई भी बचा होगा। मुझे लगता है कि सभी लोग मर चुके होंगे इतने बड़े तूफान में। फादर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये सब देखकर, और अगर मेरे पास कोई पावर होती तो मैं इस पूरे समुंदर को अर्थ के अंदर कर देती, मतलब पूरे समुंदर के पानी को खुश्क कर देती, खत्म कर देती, ताकि वो तूफान रुक जाता और लोगों की जान बच जाती। प्रोस्पेरो कहता है, शांत हो जाओ बेटा, इतना ज्यादा टेंशन मत लो, इस तूफान से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बेटा, मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मेरी बच्ची। तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि मैंने ये सब क्यों किया है। तुम मुझे अभी नहीं जानती हो। तुम्हें लगता है कि मैं एक गरीब बूढ़ा आदमी हूँ जिसे सिर्फ जादू करना आता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। और तुम्हें भी अपने बारे में नहीं पता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा ब्लड रॉयल है। तुम्हें अपनी और मेरी रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है। मिरांडा कहती है, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? प्रोस्पेरो कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। मुझे अपना हाथ दो बेटा। इसके बाद प्रोस्पेरो अपने जादू के कपड़े उतारता है। जादूगर अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, इनके ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं। तो प्रोस्पेरो अपने मैजिक गारमेंट्स को उतारता है और कहता है कि तुम्हें इतना दहशत का सीन जो दिखाई दे रहा है, तूफान आ गया, जहाज हिल गया, लोग मर गए, जो तुम सोच रही हो बर्बादी का, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। रियलिटी में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, तूफान आया है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है उस तूफान की वजह से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में बताता हूँ। मिरांडा कहती है, हाँ फादर, आपने कई बार बताने की कोशिश करी तो है, लेकिन पता नहीं आप क्यों हमेशा रुक जाते हैं, क्यों नहीं बताते। प्रोस्पेरो कहता है, हाँ बताने की कोशिश तो की है मैंने, लेकिन जब टाइम नहीं आया था। लेकिन अब वक्त आ चुका है तुम्हें सच्चाई बताने का। कान खोलकर ध्यान से मेरी बात सुनो। जब हम इस आइलैंड के ऊपर आए थे, उससे पहले का वक्त याद है तुम्हें? मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें कुछ याद होगा, क्योंकि जब तुम सिर्फ 3 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। दोस्तों, जब प्रोस्पेरो 12 साल पहले आइलैंड में आया था, जब मिरांडा की उम्र 3 साल की थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मिरांडा की उम्र इस टाइम 15 साल है, क्योंकि प्रोस्पेरो को आए हुए 12 साल हो गए हैं आइलैंड के ऊपर। ठीक है, तो मिरांडा कहती है, हाँ मुझे थोड़ा 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 याद तो है। प्रोस्पेरो कहता है, क्या बात कर रही हो? क्या याद है तुम्हें? बताओ बताओ, क्या याद है? कोई इंसान, कोई घर, कोई लम्हा, क्या याद है बताओ। प्रोस्पेरो ना बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। मिरांडा कहती है कि मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बस इतना पता है कि मेरी देखभाल 4-5 मेट्स किया करती थी। प्रोस्पेरो कहता है, हाँ 4-5 से कई ज़्यादा मेट्स तुम्हारा ध्यान रखती थी बेटा। लेकिन मुझे तो बहुत हैरानी है इस बात की कि तुम्हें इतना सब कुछ याद कैसे है, तुम तो बहुत छोटी थी। अच्छा, थोड़ा और जोर लगाओ, सोचो तुम्हें और क्या क्या याद है। क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ पर कैसे आई थी? मिरांडा कहती है, नहीं इतना कुछ याद नहीं है मुझे। प्रोस्पेरो कहता है कि हमें इस आइलैंड पर आए हुए 12 साल हो गए, और 12 साल पहले तुम्हारे फादर ड्यूक हुआ करते थे मिलान शहर के। मिरांडा सोचती है कि मेरे फादर ड्यूक हुआ करते थे। तो क्या आप मेरे फादर नहीं हो क्या? जब आप कह रहे हो कि मेरे फादर 12 साल पहले ड्यूक थे मिलान के, तो आप तो ड्यूक नहीं हो, तो क्या आप मेरे फादर नहीं हो? प्रोस्पेरो कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी और बहुत वफादार थी, और तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम ही मेरी बेटी हो और मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। और बेटा, मैं ही ड्यूक ऑफ मिलान था 12 साल पहले। मिलान का ड्यूक कोई और नहीं था, मैं ही था। मिरांडा को ये सुनकर शौक लग जाता है और वो कहती है, ए खुदा, ऐसा क्या हो गया था हमारी जिंदगी में जो हम मिलान छोड़कर यहाँ पर आ गए? कुछ अच्छा हुआ था या कुछ बुरा हुआ था जो हम यहाँ पर आ गए? प्रोस्पेरो कहता है, अच्छा भी हुआ है और बुरा भी हुआ है। बुरा ये हुआ है कि हम ड्यूक नहीं रहे मिलान के, और अच्छा ये हुआ है कि हमारी जान बच गई, हम अभी तक जिंदा हैं।
मुझे और किसी ने नहीं बल्कि मेरे खुद के भाई और तुम्हारे अंकल एंटोनियो ने धोखा दिया है और मिलान से मुझे निकाल दिया। मैंने तो उसे दिल से प्यार किया था, तुम्हारे बाद वही तो था मेरा सब कुछ। मुझे उसके ऊपर इतना भरोसा था कि मैंने अपना सारा शहर मिलान उसके भरोसे छोड़ दिया था। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने भाई एंटोनियो को दे दी थी। और मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन मेरा भाई धोखेबाज निकला। एंटोनियो ने सबसे पहले सीखा कि उसको शहर कैसे चलाना है। जब उसने पूरी पावर अपने हाथों में ले ली, पूरा स्टेट उसके कंट्रोल में आ गया, तब उसने मुझे धोखा दे दिया। मिरांडा, तुम सुन रही हो ना मेरी बात को? मिरांडा कहती है, अच्छा अच्छा जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। प्रोस्पेरो कहता है कि मैं तो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, एंटोनियो पर पूरा भरोसा किया था मैंने, लेकिन ये मेरी गलती थी। इसके अलावा एंटोनियो ने मेरा सारा पैसा भी हड़प लिया और फिर एंटोनियो अपने आप को राजा समझने लगा और राजाओं जैसा एक्ट करने लगा। मिरांडा कहती है कि आपकी स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनकर तो बहरों को सुनाई देने लग जाए। प्रोस्पेरो कहता है कि मुझे तो लाइब्रेरी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लाइब्रेरी ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और एंटोनियो चुपके से नेपल्स के राजा अलोंसो के साथ मिल गया। एंटोनियो ने अलोंसो से कहा कि अगर तुम मेरे भाई प्रोस्पेरो को मिलान से भगाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा और मिलान स्टेट तुम्हारे अंडर ही काम करेगा। मिलान हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा। इस तरह से एंटोनियो अलोंसो से मिल गया। प्रोस्पेरो कभी भी अलोंसो के आगे नहीं झुका था, लेकिन एंटोनियो ने प्रोस्पेरो के दुश्मन अलोंसो से हाथ मिला लिया था। मिरांडा कहती है, क्या सच में ऐसा हुआ था? प्रोस्पेरो कहता है, बेटा तुम सोचो और मुझे बताओ कि क्या कोई अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है भला? मिरांडा कहती है कि मैं अपनी दादी को तो बुरा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि एक अच्छी कोक भी खराब बच्चे को जन्म दे देती है। मिरांडा क्या कहती है कि फादर, मैं आपकी मदर को कुछ नहीं कह सकती, अपनी दादी को कुछ नहीं कह सकती, वो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन उनके अच्छा होने के बाद भी उन्होंने खराब बच्चे को जन्म दिया। प्रोस्पेरो कहता है कि नेपल्स का राजा अलोंसो मेरा दुश्मन था, लेकिन मेरे भाई के साथ मिलकर उसने मुझ पर अटैक कर दिया। मेरे भाई ने रात के अंधेरे में मिलान के दरवाजे खोल दिए और किंग ऑफ नेपल्स अलोंसो अपनी पूरी सेना के साथ में हमारे स्टेट में घुस गया और फिर हमारे स्टेट पर कब्जा हो गया। इसके बाद मुझे मिलान से बाहर निकाल दिया गया। मिरांडा कहती है कि उस टाइम पता नहीं मेरा क्या हाल हुआ होगा, मैं कैसे रोई होंगी उस टाइम पर आपकी हालत देखकर। मुझे तो याद भी नहीं कि उस टाइम मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी ये सब देखकर। हम पर जो बीती है, जो तकलीफें हमें हुई हैं, उसे याद करके मैं अब दोबारा से रोऊंगी। प्रोस्पेरो कहता है, अभी थोड़ा और सुनो क्या क्या हुआ था। पहले पूरी कहानी सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ये बातें तुम्हें क्यों बताई हैं। मिरांडा कहती है कि एक सवाल है मेरे माइंड में, एक सवाल आ रहा है मुझे। जब अलोंसो ने मिलान पर कब्जा कर लिया था तो फिर हमें जान से क्यों नहीं मारा? प्रोस्पेरो कहता है, बहुत अच्छा सवाल किया है बेटा तुमने। मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्यार करती थी और अगर एंटोनियो मुझे जान से मार देता तो फिर मिलान के लोग भड़क जाते, एंटोनियो को जिंदा नहीं रहने देते। मिलान के लोग मुझसे इतना प्यार करते थे, अगर एंटोनियो मुझे नुकसान पहुंचाता तो सभी लोग एंटोनियो के खिलाफ हो जाते। इन लोगों ने क्या करा, एक छोटी सी बोट में मुझे और तुम्हें बिठा दिया और फिर तूफानी अंधेरी रात में समुंदर के हवाले कर दिया। बोट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसमें और भी नहीं था। और कुछ इस तरह का होता है, इसकी मदद से ना आप बोट को आगे करते हो। तो कहता है कि कंडीशन बहुत ख़राब थी बोट की और भी नहीं था। मिरांडा कहती है कि जब हम बोट में बैठे होंगे तो मैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी होंगी, क्योंकि आपको मेरी फ़िक्र सता रही होगी। मैं आपके लिए एक बोझ बन चुकी होंगी। प्रोस्पेरो कहता है, नहीं नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें देखकर तो मुझे हौसला मिला था। तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर मुझे जीने की तमन्ना हुई थी। तुम्हें देखकर मेरे अंदर जोश आया लड़ने का, जिंदा रहने का। मिरांडा कहती है कि हम इस आइलैंड पर पहुंचे कैसे? प्रोस्पेरो कहता है कि खुदा के करम से और एक इंसान गोंजालो की दुआ से हम जिंदा इस आइलैंड तक पहुंच गए। गोंजालो याद है ना आपको, सीन 1 में मैंने आपको बताया था।
अलोंसो का काउंसलर है। तो गोंजालो को ये काम सौंपा गया था कि तुम प्रोस्पेरो और उसकी बेटी को बोट में छोड़कर आओ। और गोंजालो ने क्या करा, प्रोस्पेरो की मदद कर दी थी। उसने कुछ कपड़े रख दिए थे, कुछ खाने का सामान रख दिया था बोट में, कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख दी थी। और जिन किताबों को मैं पढ़ता था उन किताबों को गोंजालो ने रख दिया था बोट में। वही किताबें थीं जिन्हें पढ़कर प्रोस्पेरो इतना बड़ा जादूगर बन गया था और इतना पावरफुल बन गया। प्रोस्पेरो कहता है कि वो किताबें इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उन किताबों के लिए मैं अपने पूरे शासन को छोड़ सकता था। मिरांडा कहती है कि मुझे उस इंसान को देखना है, इसने हमारी इतनी मदद करी है, हमें देखना है कि ये इंसान कौन है। प्रोस्पेरो कहता है कि चलो ठीक है, हम इस आइलैंड के ऊपर आ गए क्योंकि मैंने तुम्हारी बहुत ही अच्छी परवरिश करी है, तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया है। क्योंकि राजकुमारियाँ क्या होती हैं, ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई नहीं करती, उनकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर तुम राजकुमारी होती मिलान की तो फिर इतना काबिल नहीं बन पाती, अपनी उलझनों में, डिस्ट्रैक्शंस में उलझी रहती। यहाँ पर मैंने कम से कम तुम्हें अच्छी नॉलेज तो दे दी। मिरांडा कहती है कि मैं इस बात के लिए हमेशा खुदा का शुक्र करूंगी, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि आप ये तूफान लेकर क्यों आए हैं। प्रोस्पेरो कहता है कि फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है तुम्हें बताने के लिए, बाकी सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मेरे दुश्मन इस आइलैंड के ऊपर आ चुके हैं, अब मेरा वक्त आ चुका है, मुझे कुछ पुराने हिसाब चुकते करने हैं, मुझे अब काम करना है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तो मेरे हाथ में मौका लगा है। इतना कहकर प्रोस्पेरो अपने जादू से मिरांडा को सुला देता है। इसके बाद प्रोस्पेरो अपने गुलाम एरियल को बुलाता है। प्रोस्पेरो कहता है टाइम आ गया है, एरियल आ जाओ। मैं आपको बता दूं, एरियल एक स्पिरिट है, एक आत्मा है जिसे प्रोस्पेरो ने अपने वश में कर रखा है, अपना गुलाम बना रखा है। और मैं आपको बता दूं, एरियल एक अच्छी स्पिरिट है जो प्रोस्पेरो की बहुत मदद करती है। तो एरियल प्रोस्पेरो से कहता है कि सर मैं आ गया हूँ, आप ही के कहने पर मैं उड़ान भरता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, आग में चला जाता हूँ, बादलों में घूमता हूँ, आपके कहने पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपना हुक्म बताइए, कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। प्रोस्पेरो कहता है अच्छा ये बताओ एरियल, क्या तुम वैसे ही तूफान लेकर आए थे जैसा मैंने तुम्हें बताया था। एरियल कहता है जी सर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है। तूफान लेकर आया था मैं और वहीं जहाज पर था मैं, कभी जहाज के इस कोने पर, कभी जहाज के उस कोने पर, कभी जहाज के बीच में, और बहुत तेज तूफान लेकर आया था मैं। प्रोस्पेरो कहता है बहुत अच्छे मेरी बहादुर स्पिरिट, बहुत अच्छा काम किया तुमने। भला कौन सा ऐसा इंसान होगा जो तुम्हारे इस तूफान को देखकर डरा ना हो। सभी लोग बहुत डर गए होंगे, बहुत दहशत में होंगे। एरियल कहता है हाँ, सभी लोग बहुत डर गए थे, एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने अपने होश न खोए हों, और सभी लोग पानी में कूद गए। और सबसे ज़्यादा घबराया हुआ था अलोंसो का बेटा फर्डिनेंड, उसके बाल तो घास की तरह खड़े हो गए थे, इतना ज़्यादा टेंशन में था। और सबसे पहले फर्डिनेंड कूदा था पानी में, और फर्डिनेंड ने कूदते हुए कहा था हेल इज़ एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। दोस्तों ये बहुत ही फेमस कोट है शेक्सपियर का, आपने ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा। फर्डिनेंड कहता है कि जहन्नुम खाली है क्योंकि सारे खराब लोग तो दुनिया में भरे हुए हैं। प्रोस्पेरो कहता है अच्छा ये बताओ कि ये सभी लोग आइलैंड के किनारे तक पहुंच गए या नहीं पहुंचे। एरियल कहता है हाँ बस पहुंचने ही वाले हैं, किनारे के पास में ही हैं, पहुंचने ही वाले हैं। प्रोस्पेरो पूछता है कि क्या सभी लोग सेफ हैं, कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी को। एरियल कहता है कि सभी लोग एकदम ठीक हैं और उनके पुराने कपड़े पानी में धुलकर और भी ज़्यादा चमक चुके हैं। मतलब कहना चाह रहा है कि सभी लोग एकदम ठीक हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एरियल बताता है कि आपने जैसा कहा था मुझसे कि सभी लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। सब लोग अलग अलग हो गए और राजकुमार फर्डिनेंड को मैंने बिल्कुल अलग रखा है, सबसे अलग है राजकुमार फर्डिनेंड। फर्डिनेंड बहुत दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि सभी लोग मर चुके हैं, कोई जिंदा नहीं बचा। प्रोस्पेरो कहता है अच्छा ये बताओ कि जो सेलर्स थे, मैरिनर्स जो थे, उनका क्या हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एंटोनियो के जहाज के साथ में और भी कई जहाज थे, क्योंकि राजा क्या होता है अकेला नहीं चलता, उसके साथ में बहुत सारे लोग चलते हैं। तो एरियल कहता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सेलर्स को मैंने जादू से सुला दिया था और फिर बाकी के पानी के जहाज़ों को मैंने वापस उनके घर नेपल्स में भेज दिया था। सिर्फ एंटोनियो के जहाज़ पर तूफान बरसा था,
प्रोस्पेरो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया एरियल। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था उसको तुमने बखूबी पूरा किया है। टाइम क्या हुआ है बताना ज़रा। एरियल कहता है पास द मिड सीजन। पास द मिड सीजन का मतलब है इट्स आफ्टरनून, दोपहर हो गई है। प्रोस्पेरो कहता है एटलीस्ट 2 ग्लासेस, मतलब प्रोस्पेरो कहता है कि कम से कम 2 बज रहे होंगे। अंदाज़ा लगाया जाता था ना, पुराने ज़माने में घड़ियाँ तो थी नहीं। और आपको पता है 12 बजे नून होता है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है प्रोस्पेरो का कि कम से कम 2 बजे के आसपास का टाइम होगा। इसके बाद प्रोस्पेरो कहता है कि अब जो टाइम है इसे हमें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। बहुत प्रीशियस टाइम है, ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है। जो टाइम बचा है उसी में सारा काम करना है। एरियल कहता है अभी कुछ और भी काम बचा है क्या, सारा काम पूरा नहीं हुआ क्या? सर आपने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था लेकिन अभी तक उस प्रॉमिस को आपने पूरा नहीं किया। प्रोस्पेरो कहता है कि मुझे प्रॉमिस याद है लेकिन अभी प्रॉमिस पूरा करने का टाइम नहीं आया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक साइकोरेक्स नाम की चुड़ैल थी जिसने एरियल को एक पेड़ में कैद कर दिया था। लेकिन फिर साइकोरेक्स मर जाती है और एरियल उसी पेड़ में कैद रह जाता है। इसके बाद जब प्रोस्पेरो उस आइलैंड के ऊपर आता है तो फिर प्रोस्पेरो एरियल को आज़ाद करवाता है और अपना गुलाम बना लेता है। प्रोस्पेरो ने एरियल से वादा किया था कि तुम मेरा काम कर देना, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो एरियल यहाँ पर प्रोस्पेरो को याद दिला रहा है कि मैंने आपका काम कर दिया है, अब मुझे आज़ाद कर दो। प्रोस्पेरो कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें कितने जुल्म से बाहर निकाला है, कितनी बुरी कंडीशन थी तुम्हारी, क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए मेरे एहसानों को? एरियल कहता है कि नहीं नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। प्रोस्पेरो कहता है कि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं और क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है? एरियल कहता है नहीं सर, मैं नहीं भूला। प्रोस्पेरो कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम भूल चुके हो, शायद तुम साइकोरेक्स नाम की चुड़ैल के बारे में भूल गए हो। एरियल कहता है नहीं सर, मैं भूला नहीं हूँ। इसके बाद प्रोस्पेरो दोबारा कहता है कि क्या तुम भूल गए कि साइकोरेक्स कहाँ पैदा हुई थी, बताओ मुझे, भूल गए क्या? एरियल कहता है कि सर वो आर्गेर नाम की एक जगह पर पैदा हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। प्रोस्पेरो फिर कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि आर्गेर शहर के लोग उससे कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे, उस चुड़ैल से कितना परेशान हो गए थे और फिर उन्होंने उस चुड़ैल को अपने शहर से बाहर निकाला था। साइकोरेक्स उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से उसको जान से नहीं मारा गया था, जिंदा छोड़ दिया गया था। और फिर वो चुड़ैल इस आइलैंड के ऊपर आ जाती है और वो चुड़ैल तुम्हें गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन तुम उस चुड़ैल के गुलाम नहीं बनते, मना कर देते हो। और फिर उस साइकोरेक्स चुड़ैल ने तुम्हें एक पेड़ में कैद कर दिया था। तुम्हें कैद करने के बाद साइकोरेक्स मर गई थी और क्योंकि साइकोरेक्स प्रेग्नेंट थी तो उसका एक बच्चा भी हुआ था, कैलिबन। एरियल कहता है हाँ मुझे सब मालूम है, उसके बच्चे का नाम कैलिबन था। प्रोस्पेरो कहता है कि उसका बच्चा कैलिबन अब मेरा गुलाम है। और क्या तुम भूल गए हो कि कैसे तुम उस पेड़ में चीख चीख कर, दहाड़े मार मार के रोया करते थे? इतनी तेज चिल्लाहटें थीं तुम्हारी, इतना तेज चिल्लाते थे तुम कि भालू और भेड़िया की आवाज़ भी फीकी लगती थी तुम्हारी चिल्लाहटों के आगे। और मैं ही था जिसने तुम्हें उस पेड़ से आज़ाद किया। एरियल कहता है कि मैं आपका थैंक यू करता हूँ, आपने मुझे आज़ाद किया। प्रोस्पेरो कहता है ठीक है, फिर अब ज़्यादा मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा से उसी पेड़ में कैद कर दूंगा अपने जादू से। एरियल कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ आपसे, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। प्रोस्पेरो कहता है ठीक है, बस 2 दिन मेरा काम कर दो और 2 दिन काम कर दो, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। एरियल कहता है कि आप बहुत अच्छे हो मास्टर, आप मुझे जो बताएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्रोस्पेरो कहता है ठीक है, तो फिर जाओ और समुंदर में एक परी बन जाओ। तुम किसी और को दिखाई नहीं दोगे, सिर्फ मैं ही तुम्हें देख पाऊंगा, मैं ही तुमसे बात कर पाऊंगा। दोस्तों अब प्रोस्पेरो मिरांडा को उठाता है। आपको याद होगा प्रोस्पेरो ने मिरांडा को जादू से सुला दिया था, तो अब उसको उठाता है। मिरांडा कहती है कि आपने मुझे इतनी स्ट्रेंज स्टोरी सुनाई थी कि मुझे नींद ही आ गई, मैं सो गई। बेचारी को ये नहीं पता कि प्रोस्पेरो ने उसे जादू से सुलाया था। प्रोस्पेरो कहता है जाग जाओ बेटी, अब हम लोग कैलिबन के पास में चलते हैं। कैलिबन मेरा गुलाम जो कभी भी मुझे सीधा जवाब नहीं देता। दोस्तों मिरांडा को कैलिबन बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो वो कहती है कि कैलिबन एक ऐसा विलन है जिसकी तरफ मैं देखना भी पसंद नहीं करती, देखना भी नहीं चाहती उसकी तरफ। प्रोस्पेरो कहता है कैलिबन खराब तो है, हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कैलिबन हमारे बहुत काम आता है। हमारे लिए फायर का बंदोबस्त करता है, लकड़ी लेकर आता है जंगल से और छोटे मोटे काम कर देता है कैलिबन। अब यहाँ पर कैलिबन की एंट्री होती है। कैलिबन कुछ इस तरह का है और बहुत ही घिनौना लगता है दिखने में, बहुत बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता। कैलिबन प्रोस्पेरो से कहता है कि मुझसे कितनी लकड़ी मंगवाओगे, इतनी सारी लकड़ियां तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। इसी दौरान एरियल भी आ जाता है वहां पर। उस टाइम एरियल को सिर्फ प्रोस्पेरो ही देख सकता था, क्योंकि प्रोस्पेरो ने कहा था कि तुम समुद्र में एक परी बन जाना और मैं ही तुम्हें देख पाऊंगा। तो प्रोस्पेरो एरियल के कान में कुछ फुसफुसाता है कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, फिर ऐसे कर देना, और अपना प्लान बताता है। उसके बाद एरियल वहां से चला जाता है। प्रोस्पेरो कैलिबन के ऊपर आता है और कहता है कि तुम इतने जहरीले हो ना, शैतान लगते हो बिल्कुल। कैलिबन कहता है कि मेरी माँ जिस शैतान की पूजा करती थी, उस शैतान का श्राप तुम्हें लगे, तुम बर्बाद हो जाओ। प्रोस्पेरो कहता है कि अगर चुपचाप तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरा कहना नहीं सुना, तो फिर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दूंगा, बहुत तड़पाऊंगा तुम्हें, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो। कैलिबन कहता है कि ये आइलैंड मेरा है, मेरी माँ का आइलैंड है, मेरी माँ यहाँ पर आई थी और तुमने ये आइलैंड मुझसे छीन लिया। जब तुम यहाँ पर आए थे तो मैंने तुम्हें पानी दिया, खाने को बेरीज दी, बदले में तुमने मुझे एजुकेट किया, मुझे नॉलेज दी। ये पूरा आइलैंड मैंने तुम्हें घुमाया, तुम्हें बताया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी ज़मीन बंजर है, कौन सी लैंड फर्टाइल है, इस सब के बारे में मैंने तुम्हें बताया। और बदले में तुमने क्या किया, मुझे गुलाम बना लिया और मुझसे ये पूरा आइलैंड छीन लिया। ये पूरा आइलैंड मैंने तुम्हें घुमाया था। मैं बद्दुआ करता हूँ तुम्हारे लिए, मेरी माँ का श्राप तुम्हें लग जाए। मैंने तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया और बदले में तुमने क्या किया, मुझे गुलाम बना लिया। प्रोस्पेरो कहता है कि झूठे हो तुम, मैंने तुम्हें ऑनर दिया था, रिस्पेक्ट दी थी, तुम्हें प्यार किया था, बहुत काइंड था मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें पाला बड़ा किया, नॉलेज दी, लेकिन बदले में तुमने मेरी छोटी प्यारी बच्ची का रेप करने की कोशिश करी थी। जिस दिन तुमने मिरांडा का रेप करने की कोशिश करी थी, उसी दिन मुझे पता लग गया था कि तुम प्यार करने के लायक नहीं हो। कैलिबन कहता है ओ हो, तुमने मिरांडा का रेप होने से बचा लिया, नहीं तो ये पूरा आइलैंड मेरे बच्चों से भर जाता। मिरांडा ये सब सुन रही होती है और कहती है कैलिबन मैंने तुम्हें बोलना सिखाया है, तुम स्टैमर करते थे, तुम्हें बोलना नहीं आता था, आवाज निकालनी नहीं आती थी, लेकिन तुमने बदले में मेरा रेप करने की कोशिश की है। तुम्हारा ब्लड ही खराब है, तुम एक चुड़ैल के बच्चे हो, इसलिए ऐसे हो। मेरे फादर ने तुम्हें कैद करके बिल्कुल ठीक किया है, तुम इसी लायक हो। कैलिबन कहता है कि तुमने मुझे बोलना सिखाया है, अब मैं तुम्हें कर्ज करूंगा। बोलना सिखाया ना तुमने, अब लो भुगतो, कर्ज करूंगा तुम्हें, गालियां दूंगा मैं तो। प्रोस्पेरो कहता है जाओ यहाँ से और मेरा काम करो, लकड़ी लेकर आओ, चलो जाओ जल्दी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दूंगा, तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियां दर्द करेंगी, इतना दर्द दूंगा तुम्हें कि सारी हड्डियां दर्द करेंगी तुम्हारी, और इस तरह से चीखोगे तुम दर्द से जैसे कोई राक्षस चिल्लाता है। कैलिबन कहता है नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। कैलिबन मन ही मन बुड़बुड़ाने लगता है कि प्रोस्पेरो तो बहुत ही ताकतवर है, मेरी माँ जिस गॉड स्टेबस को मानती थी वो भी प्रोस्पेरो के जादू की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। सेटेबस को कैलिबन की माँ साइकोरस पूछती थी, उसको गॉड मानती थी, तो कैलिबन कहता है कि सेटेबस भी प्रोस्पेरो की शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है, टिक नहीं पाएगा उसकी शक्तियों के आगे। जब सेटेबस नहीं टिक पाएगा तो मैं किस खेत की मूली हूँ। इसके बाद कैलिबन वहां से चला जाता है। अब दोस्तों आइलैंड के ऊपर एरियल फर्डिनेंड को गाना सुना रहा होता है। फर्डिनेंड को सिर्फ गाना सुनाई दे रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, और फर्डिनेंड एरियल का गाना सुनकर मदहोश होने लगता है। फर्डिनेंड सोच रहा होता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, आसमान से आ रही है आवाज़ या नीचे ज़मीन से आ रही है, आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फर्डिनेंड को लगता है कि उसके फादर अलोंसो की मौत हो चुकी है, तो अपने फादर की मौत के गम में उसका दिल तड़प रहा होता है, बहुत दर्द होता है उसको उसके दिल में। लेकिन एरियल की आवाज़ सुनकर फर्डिनेंड की बेचैनी कम हो जाती है, उसे बहुत सुकून मिलता है।
हालांकि एरियल गाना गा रहा होता है कि तुम्हारे फादर समुंदर में समा चुके हैं, उनकी बोन्स डूब चुकी हैं और उनकी आंखें मोती बन चुकी हैं। समुंदर की परियां डेथ बेल बजा रही हैं तुम्हारे फादर के लिए। इस तरह के लिरिक्स होते हैं, बड़े पेनफुल होते हैं, लेकिन इस तरह के लिरिक्स सुनने के बाद भी फर्डिनेंड को सुकून मिल रहा है इस गाने को सुन के। फर्डिनेंड बोलता भी है कि ये सॉन्ग सुनकर मुझे मेरे समुंदर में डूबे हुए फादर की याद आ रही है। दोस्तों, अब प्रोस्पेरो मिरांडा से कहता है कि देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, मिरांडा ने अभी तक किसी भी आदमी को नहीं देखा। मिरांडा बहुत छोटी थी जब इस आइलैंड के ऊपर आई थी, तो उसे नहीं पता कि एक खूबसूरत नौजवान आदमी दिखता कैसा है। उसके फादर तो क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखते, और कैलिबन और एरियल इंसान है नहीं, तो उसने अभी तक कोई भी खूबसूरत इंसान को नहीं देखा। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है, एरियल का गाना सुनते सुनते फर्डिनेंड मिरांडा के पास में आ जाता है, और जैसे ही मिरांडा फर्डिनेंड को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ये कैसी स्पिरिट है, मैंने इतना खूबसूरत इंसान पहले कभी नहीं देखा। और मिरांडा को प्यार हो जाता है फर्डिनेंड से, देखते ही प्यार हो जाता है। प्रोस्पेरो कहता है कि ये कोई आत्मा नहीं है, हमारी तरह ही इंसान है। जो जहाज डूबा है ना, उसी जहाज में से निकला है ये भी। अभी ये बहुत दुखी है, इसलिए इसकी खूबसूरती थोड़ी कम हो गई है। मिरांडा कहती है कि मैंने तो कभी इतना खूबसूरत कुछ देखा ही नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये कहीं और से ही आया है। प्रोस्पेरो एरियल से साइड में जाकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है एरियल, फर्डिनेंड को यहाँ पर लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, मैं तुम्हें 2 दिन में आज़ाद कर दूंगा। दोस्तों, जब फर्डिनेंड मिरांडा को देखता है तो वो भी मिरांडा के प्यार में पागल हो जाता है। फर्डिनेंड को भी मिरांडा बहुत बहुत खूबसूरत लगती है और उसे भी प्यार हो जाता है। फर्डिनेंड कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर मैं अपनी सारी तकलीफें भूल गया। मैं कैसे यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास? प्लीज मुझे अपना नाम बताओ, और क्या तुम मैरिड हो या अनमैरिड हो? मिरांडा कहती है कि सर मैं अनमैरिड हूँ। फर्डिनेंड बताता है कि वो सबसे बेहतरीन है, बेस्ट है और नेपल्स का राजकुमार है। प्रोस्पेरो कहता है कि तुम बेस्ट कैसे हो? क्या तुम नेपल्स के राजा हो? क्योंकि बेहतरीन तो सिर्फ राजा होता है। दोस्तों, फर्डिनेंड को लगता है कि उसके फादर अब मर चुके हैं, तो अब क्योंकि फादर मर गए तो फिर फर्डिनेंड ही नेपल्स का राजा बनेगा। तो फर्डिनेंड अपने आप को राजा समझने लगता है नेपल्स का। फर्डिनेंड बताता है कि हमारे जहाज के सभी लोग मर गए, मेरे फादर, ड्यूक ऑफ मिलान और बाकी सभी लोग। प्रोस्पेरो मनी मन बुड़बुड़ाता है कि ड्यूक ऑफ मिलान और उसकी बेटी तो तुम्हारे सामने ही जिंदा खड़े हुए हैं और चाहे तो तुम्हें अभी कंट्रोल कर लें। दरअसल फर्डिनेंड एंटोनियो को कह रहा है ड्यूक ऑफ मिलान, और प्रोस्पेरो अपने आप को ड्यूक ऑफ मिलान मानता है। मिरांडा अपने फादर से कहती है कि बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ है ना, जहाज डूब गया, लोग बिछड़ गए। फादर प्लीज आप थोड़ा अच्छे से बात करिए, इस तरह से बात मत करिए। फर्डिनेंड मिरांडा से कहता है कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम वर्जिन हो, तो मैं तुम्हें नेपल्स की राजकुमारी बना दूंगा। प्रोस्पेरो साइड में जाकर बोलता है कि इन दोनों को तो बहुत जल्दी प्यार हो गया, लेकिन अगर इतनी जल्दी प्यार हो गया तो ये दोनों एक दूसरे की कद्र नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें जल्दी मिल जाती है ना, उसकी कद्र नहीं होती हमें। तो प्रोस्पेरो कहता है कि मैं इन दोनों के बीच में कुछ रुकावटें डालूंगा ताकि इन्हें एक दूसरे की वैल्यू पता लगे। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड से आकर कहता है कि तुम कोई राजा वाजा नहीं हो, मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर जासूसी करने के लिए आए हो, तुम इस आइलैंड के राजा बनना चाहते हो। फर्डिनेंड कहता है नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही हूँ राजा नेपल्स का। मिरांडा फर्डिनेंड की साइड लेती है और कहती है कि इतना अच्छा इंसान है, कोई बुरी बात नहीं हो सकती इसके अंदर। प्रोस्पेरो कहता है कि तुम इस धोखेबाज फर्डिनेंड की साइड मत लो मिरांडा, तुम मेरे गुलाम बन जाओ फर्डिनेंड, काम करो मेरा। फर्डिनेंड कहता है कि जब तक मेरे जिस्म में ताकत है मैं किसी का कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा, मैं राजकुमार हूँ, अगर दम है तो सामना करो मेरा। इतना कहकर फर्डिनेंड अपनी तलवार निकाल लेता है। प्रोस्पेरो अपने जादू से फर्डिनेंड को फ्रीज कर देता है। फर्डिनेंड वहीं पर जाम हो जाता है। मिरांडा कहती है कि आप क्या कर रहे हैं फादर, क्या कर रहे हैं आप, प्लीज इस मासूम को बख्श दीजिए। प्रोस्पेरो कहता है कि ये धोखेबाज है, इसने मुझे मारने के लिए अपनी तलवार निकाली है, चलो मेरे साथ।
मिरांडा कॉन्टिन्यूसली प्रे कर रही होती है कि प्लीज प्लीज फर्डिनेंड को छोड़ दीजिए। प्रोस्पेरो कहता है कि जिद मत करो, मेरे कपड़े छोड़ो। मिरांडा कहती है कि नहीं फादर, प्लीज इसे छोड़ दो, बहुत अच्छा आदमी है। प्रोस्पेरो डांट कर कहता है चुप हो जाओ मिरांडा, अगर एक लफ्ज और बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम इस धोखेबाज की साइड ले रही हो। तुम्हें फर्डिनेंड से इसलिए प्यार हो गया है क्योंकि तुमने मेरे और कैलिबन के सिवा किसी भी आदमी को नहीं देखा। जब तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें फर्डिनेंड जैसे बहुत सारे लड़के मिलेंगे, फर्डिनेंड से अच्छे और खूबसूरत लड़के मिलेंगे। मिरांडा कहती है नहीं, मैं तो फर्डिनेंड से ही प्यार करती हूँ, मुझे किसी और को नहीं देखना। प्रोस्पेरो कहता है मेरे साथ चलो, छोड़ो इन बातों को, ये सिर्फ कुछ इमोशंस हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फर्डिनेंड कहता है कि मेरे जहाज डूब गए, लोग मर गए, लोग बिछड़ गए, मैं यहाँ पर अकेला भूखा प्यासा इस आइलैंड में भटक रहा हूँ। तुमने मुझे फ्रीज कर दिया है, गुफा में बंद करना चाहते हो, गुलाम बनाना चाहते हो। तकलीफ तो मुझे बहुत है, लेकिन ये सारी तकलीफें मिरांडा से मिलने की खुशी के आगे बहुत छोटी हैं। इन सब तकलीफों का कोई गम नहीं है, मुझे तो मिरांडा से मिलने की खुशी है। मैं तो बस मिरांडा को देखना चाहता हूँ। मिरांडा को देखता रहूंगा तो फिर सारी तकलीफें झेलने के लिए तैयार हूँ। प्रोस्पेरो बहुत खुश हो जाता है ये सब देखकर और साइड में जाकर कहता है कि मेरा प्लान काम कर गया। एरियल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मिरांडा फर्डिनेंड से कहती है कि मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं आज, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो फर्डिनेंड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, प्रोस्पेरो एरियल से कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद तो कर दूंगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। एरियल कहता है ठीक है सर, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद प्रोस्पेरो मिरांडा से कहता है कि तुम ज़्यादा फर्डिनेंड की साइड मत लो, मेरी बात सुनो, आओ मेरे साथ चलो। और यहीं पर हमारा एक्ट 1 सीन 2 ख़त्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको सभी एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।